नमस्कार दोस्तों। नैक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हमारा मैकेनिक्स वाला सेक्शन चल रहा है। मैकेनिक्स वाले सेक्शन को हम शांति से ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन हमारा आ जाता है वो आ जाता है कहाँ से? न्यूटन के गति के नियम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके साथ में हम शुरुआत करेंगे जड़त्व से। ठीक है, शुरुआत हमारी हो जाती है कहाँ से? जड़त्व से। आ जाइए, आज का पहला सेक्शन है जड़त्व, इनर्शिया। ये जड़त्व या फिर अब जड़त्व क्या होता है, किसने दिया? अब आपको शुरुआत में लगेगा कि ये भी किसने दिया? न्यूटन ने दिया, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम ही किसका है? जड़त्व का नियम है ना? नहीं, न्यूटन ने नहीं दिया। किसने दिया? गैलीलियो। गैलीलियो ने दिया। अब गैलीलियो ने जो इसमें बात बताई थी वो क्या थी? सिंपल सी बात बताई थी जिसको आगे न्यूटन ने बढ़ाया, है ना? गैलीलियो ने बात बताई थी वो सिंपल थी, देन उसको आगे बढ़ा दिया किसने? न्यूटन ने। वो बताते हैं, है ना, कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है, विराम या स्थिर अवस्था में है ना, या फिर स्टेशनरी स्टेट, है ना, स्टेशनरी स्टेट में है, तो वो रिमेन्स स्टेशनरी स्टेट रहेगी, कंटिन्यूअस, है ना, वो हमेशा स्टेशनरी बनी रहेगी। या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है ना, यदि वो मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा, मोशन कर रहा है, या फिर वो गति कर रहा है तो गति में ही रहेगा, है ना। उसकी इस स्टेट को क्या कहते हैं? है ना, उसके इस स्टेट को इनर्शिया कहा जाता है। इस स्टेट को क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट इट विल रिमेन इन स्टेशनरी स्टेट, है ना, इट विल रिमेन इन स्टेशनरी स्टेट। और एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन देन इट्स रिमेन इनटू द मोशन इज कॉल्ड द, है ना। यदि कोई वस्तु स्थिर या विराम अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है तो वो निरंतर विराम अवस्था या गतिक अवस्था में ही बनी रहेगी, विराम अवस्था या गतिक अवस्था में ही बनी रहेगी। इसे ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये जड़त्व भी उन्होंने कितने प्रकार का बताया? दो प्रकार का बताया। तो पहला बोलते हैं विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ, है ना, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ, है ना, स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या बताया? है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। पहला पहला हम देख लेते हैं क्या? विराम का जड़त्व। जैसे, है ना, हम बात करते हैं, एक पर्वत है ना, एक पर्वत है, ये पर्वतीय या फिर माउंटेन रीजन आपको दिखाई दे रहा है, एक माउंटेन रीजन है। तो माउंटेन पर आप देखते हैं, है ना, माउंटेन पर एक ऐसी कंडीशन आपको देखने कि यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, या फिर ये एक दूसरे में फंसे हुए, अटके हुए, है ना, ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं आपको, है ना। अब आपको लगता है कि ये कभी भी गुड़क जाएगा यहाँ से, या फिर कभी भी नीचे आ सकता है। ठीक है, कभी भी गुड़क सकता है या फिर कभी भी नीचे गुड़क कर गिर सकता है। तो ये जो पत्थर है यहाँ पर, ये किस किस इनर्शिया में है, किस टाइप के इनर्शिया में है? ये बोलते हैं विराम का जड़त्व या फिर इनर्शिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट। ये विराम के जड़त्व में है। किस जड़त्व में है? विराम के जड़त्व में ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, विराम के जड़त्व में ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यदि इन पत्थर को, है ना, क्या कर दिया जाए, यहाँ से ऊपर से धक्का लगा दिया जाए तो वो क्या करेंगे? नीचे लुढ़कने लगेंगे, है ना। वो क्या करने लगेंगे? नीचे लुढ़कने लगेंगे। और गुड़क कर कहाँ आ जाएंगे? लुढ़कते हुए यहाँ से आएंगे। अरे यहाँ से ये पत्थर क्या हुआ? लुढ़कने लगा, लुढ़कते हुए एक समय पर आकर नीचे गिर गया। तो आपको कुछ नीचे पत्थर भी पड़े हुए दिखते हैं, और आपको पता चलता है कि ये पत्थर आया है ऊपर से ही लुढ़क कर, है ना, और यहाँ आकर फंस गया है। तो यहाँ पर भी वो किस में थे? विराम में थे। और यहाँ भी आकर किस में हो गए? विराम की अवस्था में आ गए, है ना। तो दोनों ही स्थिति क्या कहलाती है? विराम का जड़त्व कहलाती है ना, या फिर इनर्शिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट कहलाती है।
यदि कोई वस्तु कहीं पर रखी है तो वो वहीं पड़ी रहेगी। सभी निर्जीव वस्तुओं के लिए विराम का जड़त्व होता है। सभी निर्जीव वस्तुओं के लिए विराम के जड़त्व की बात की जाती है ना। सभी निर्जीव वस्तुएं ऐसा ही परफॉर्म करती है। ठीक है, अब अगली बात करें गति का जड़त्व। गति का जड़त्व देखिए कैसा होता है ना। सामान्य जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है और वो निरंतर गति करे ही जा रही है। वो रुक रही है क्या? नहीं रुक रही है ना। दूसरी बात करें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या मून गति कर रहा है, वो भी निरंतर गति करे ही जा रहा है भाई, है ना। ये किस टाइप का जड़त्व है? ये है गति का जड़त्व। ये क्या कहेंगे? गति का जड़त्व, है ना, गति का जड़त्व, है ना, inertia of motion। ठीक है, तो when any object at stationary, है ना, at any place, है ना, when any object at any place in stationary state, है ना, at any place stationary state, it will remain in stationary state, will remain in stationary state, it's called inertia of state। ठीक है, विराम के जड़त्व को हम इसे बताएंगे। यदि कोई वस्तु किसी स्थान पर पड़ी है ना, यदि कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी है तो वो उसी स्थान पर स्थिर रहेगी, है ना। उसे ही क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। when any object in a motion when any object in a motion then it will remains in a motion, it will remains in a motion is called the inertia of motion। कंटिन्यूअसली गति करते ही रहेगा, घूमे ही जा रहा है, जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आप दोनों में एग्जांपल लिख सकते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग, है ना, अपन इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं नॉन लिविंग, है ना, थिंग्स, है ना, सभी निर्जीव वस्तुएं, है ना, निर्जीव वस्तुएं इस प्रकार का बिहेवियर होती है। जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, पत्थर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, है ना, टेबल, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, मिट्टी हो गई, है ना, सब एक ही जगह पड़ी हुई है, कहीं जा रही है क्या? नहीं है, तो वो है स्टेशनरी स्टेट, विराम अवस्था पर पड़ी हुई। ठीक है, दूसरी बात करें गति का जड़त्व। गति के जड़त्व में आपको, है ना, वो एग्जांपल बताने जिसमें कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, रुक नहीं रहा है। तो एग्जांपल कौन सा होगा? है ना, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसमें गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है? इनर्शिया में है, एक जैसा। ठीक है, और किसने दिया इसे? गैलीलियो ने दिया, और गैलीलियो ने ही इसको एक्सप्लेन करा था। जड़त्व हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो जड़त्व होगा, इनर्शिया, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, है ना, इनर्शिया, है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर आधारित होगा, है ना। जड़त्व की माप क्या है? मेजर्स ऑफ द इनर्शिया, मेजर्स ऑफ द इनर्शिया क्या है? या फिर जड़त्व की माप क्या है? मास है। ठीक है ना, मास के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होगी कि उसका मास कितना है ना, तभी वो वस्तु इनर्शिया में रहेगी। जैसे हम बात करें एक फेदर की, है ना, या फिर एक पंख की, एक पंख यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, उसको हल्की सी हवा लगी और वो क्या हो गया? मोशन में आ गया, तो वो इनर्शिया उसका खत्म ही हो गया, क्योंकि वो पहले स्टेशनरी स्टेट में था, हल्की सी हवा आई और उड़ के चले गए। धूल हो गई, धूल के कण हो गए, हल्के कण हो गए, तो इनका मास बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान उनका बहुत कम है, मास बहुत कम है, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? इनर्शिया की स्टेट को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि मास ज्यादा होगा, यदि किसी वस्तु का मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी वस्तु है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, भले ही वो मोशन वाला इनर्शिया हो या फिर स्टेशनरी स्टेट वाला इनर्शिया। जैसे एक क्या है? एक बहुत बड़ा पत्थर है, मान लिया इतना बड़ा पत्थर है, उसका वजन ही कितना है? 500 किलो है, और आपने जमीन पर ऐसा रख दिया। अब उसे कौन हिला सकता है? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं हिला पाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या लगेगा? आपको बुलडोजर लगेगा। बुलडोजर मतलब बहुत एक्सट्रीम प्रेशर, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पत्थर वहां से हिलेगा। तो इसीलिए जड़त्व की माप क्या है? मास, है ना, द्रव्यमान है।
जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। मेजर्स ऑफ द इनर्शिया इज कॉल्ड द मास, है ना? ठीक है, द्रव्यमान की माप, सॉरी, जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब यहां से न्यूटन के गति के, है ना, न्यूटन के गति के नियम, गति, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सबसे पहला नियम जो दिया वो इनर्शिया से रिलेटेड ही था, है ना? फर्स्ट, पहला नियम, पहला नियम, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। समझो जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। देखो, ये पहले जो एग्जाम्पल लिया, है ना, उसके अंदर हमने देखा, के अंदर हमने क्या देखा कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में ही रहेगी, है ना? और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, वो गतिज अवस्था में ही रहेगी, है ना? इतना ही किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। लेकिन लेकिन है ना, ये विराम अवस्था में है ना, विराम, और ये गति की अवस्था में है, ये मोशन है ना, और वो क्या है? स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेट में है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ने इतना जोड़ दिया उसके अंदर, यदि कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या तो कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी। जो बोल रहा हूं उसको लिखा भी जा सकता है। जो वस्तु विराम अवस्था में, विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, जब तक, अब यहां से नई चीज जोड़ दी गई, जब तक उस पे कोई बाह्य बल, पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कार्य ना करे, है ना? ये स्टार पॉइंट है, और ये किसने जोड़ दिया? ये न्यूटन ने बता दिया कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, है ना? तो न्यूटन क्या बोलते हैं? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट और इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्टेशनरी स्टेट और इन अ state of motion until the external force act on it, until the external force act on it, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य कारक कार्य नहीं करता, जब तक वो उस स्टेट में बनी रहेगी। लेकिन इसके ऊपर यदि कोई फोर्स लगाया तो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, है ना? वस्तु किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। जैसे ये विराम अवस्था में थी, लेकिन हमने इसके ऊपर क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, एक फोर्स अप्लाई करा, और देन ये किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, है ना? मोशन में आ जाएगी। और ये क्या है? इस, ये जो इस दिशा में मोशन कर रही है, और यदि हम के बराबर ही क्या लगा दे? फोर्स लगा दे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, तो ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट में आएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी विराम में। जो विराम में थी वो गति में आ जाएगी, है ना, यदि हम क्या एक्सटर्नल एफर्ट उसके ऊपर लगा दे। किसी वस्तु, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, या गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, है ना, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, तब तक वो विराम की अवस्था को अपनी छोड़ेगी नहीं, या फिर गति की अवस्था को छोड़ेगी नहीं। जैसे एक साइकिल सवार, जैसे एक साइकिल सवार साइकिल से जा रहा है, ठीक है, साइकिल है उसकी, और वो साइकिल से जा रहा है आराम से, ठीक है। अब ये हो जाता है कि उसने वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब वो गति की अवस्था में है ना, वो किसमें? मोशन में, वो मोशन में है, और कंटिन्यूअसली मोशन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है, ठीक है। अब उसको रुकना है ना, रुकना है, तो उसकी जो गाड़ी है, यदि हम फ्रिक्शन विक्शन सब चीजों को हटा दे,
है ना, उन चीजों की बात नहीं करते कि फ्रिक्शन होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन चीजों को हटा दे। तो वस्तु किस में है, कंटिन्यूअसली मोशन में है, मतलब वो किस में है, एक इनर्शिया में है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा, जैसे ही वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा, जैसे ही उसने लगाया ब्रेक, है ना, जैसे ब्रेक लगाया तो उसकी गाड़ी किस में आ जाएगी, है ना, रुक जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, या फिर उसकी गति कम हो जाएगी, उसका स्पीड कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो गाड़ी से जा रहा है, मोशन में है, एक्सेलरेशन उसके पास परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगने के बाद उसकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, मोशन उसका खत्म हो जाएगा, मतलब वो इनर्शिया से बाहर आ जाएगी। यही था न्यूटन का फर्स्ट, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, किसका नियम है ये, है ना, किस नियम के रूप में हम इसे जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनर्शिया वाले में तो चीज अलग थी, बस यहाँ पर थोड़ी, ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक, क्लियर है, लिख ले इत्मीनान से, है ना, आगे चलते हैं दूसरा, है ना, सेकेंड लॉ, ठीक है, दूसरा नियम, दूसरे नियम को थोड़ा सा आराम से समझना, ठीक है, सबसे पहले इसका तो फॉर्मूला ले लो, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स भी क्या है, डायरेक्शनल है, मास भी डायरेक्शनल है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, है ना, मास, मास के नीचे क्या आ जाएगा, है ना, सॉरी, फोर्स के नीचे क्या आ जाएगा, मास, फोर्स के नीचे m को इधर शिफ्ट कर दो, m इधर जा जाएगा तो किसके नीचे चला जाएगा, फोर्स, ठीक है, को ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों ही चीजें सही है, और दोनों को सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, उनका साइड चेंज कर दिया, m को इधर ले आए तो उधर की तरफ बन गई, ठीक है। अब दूसरा नियम सुनो, दूसरा नियम पूरा इस फॉर्मूले पर ही है, जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ऊपर पूरी चलती हुई आएगी, ठीक है, चल सुनो आराम से, देखो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, लगाया गया बल, है ना, किस पर डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान, के द्रव्यमान व त्वरण, त्वरण के गुणनफल पर, है ना, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कल सी बात समझ में आई, ठीक है, द फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, मास एंड, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ऐसा भी बोला जा सकता है किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, द्रव्यमान और किसके, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल वाइज भी समझेंगे, लेकिन एक और तरीके से इसको भी समझो, है ना, इसको भी समझो, है ना, हिंदी वाले समझो पहले, है ना, यहाँ पर शांति से, है ना, किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, है ना, जो एक्सेलरेशन उसके अंदर जनरेट हो रहा है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसके समानुपाती होता है, लगाए बल के, लगाए गए बल के समानुपाती, लगाए गए बल के समानुपाती, तथा, है ना, तथा द्रव्यमान के, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको भी मैं समझाऊंगा, पहले यहां पर थोड़ा सा और देख ले, है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional, directly proportional to mass, sorry, force, directly proportional to the force applied on the object, force on object, and inversely proportional, inversely proportional to the mass of the object, mass of object, है ना। तो ऑब्जेक्ट का मास है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, यहां से डायरेक्ट देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको समझो, यदि हम क्या करते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ठीक है, के अलावा मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/2m। यदि हम, है ना, फोर्स बढ़ा देते हैं, यदि हम फोर्स बढ़ा देते हैं तो सिंपली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना बल लगाओगे उतना ज्यादा तेजी से वस्तु जाएगी। जितना बल लगाओगे, जैसे मैं अकेला धका रहा हूं, अकेला धका रहा हूं तो वस्तु क्या हो जाएगी, थोड़ी धीमी आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन दो लोग धका रहे हैं, मतलब फोर्स बढ़ गया, तो वस्तु तेजी से आगे जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें, है ना, यदि मास, मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं अकेला ही हूँ, है ना, और मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ, मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा सकता हूँ, और मैंने एक बाइक को धकाया। ठीक है, मैंने एक बाइक को धकाया तो मैंने आराम से धका दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक कार को धकाना है ना, मैं अकेला ही हूँ, एक कार को धकाना है, तो मैंने धक्का लगाना शुरू करा, वो कार थोड़ी बहुत आगे पीछे कर रही है ना, पूरा धक्का लग नहीं पा रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि यही फोर्स हमको किस पे लगाना है, एक ट्रक पे लगाना है, तो ट्रक तो हिल भी नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या है, मास बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि मास को क्या करोगे आप, कम कर दोगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये कितने का है, 10 kg का है, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स, है ना, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, का एक्सेलरेशन क्या है, A1। ठीक है, दूसरी बात करें, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरा है हमारे पास में, जिसका वजन कितना है, 5 kg, 5 kg है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन इनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मास कम हो गया, है ना, मास क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास कम करोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मास कम कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वस्तु का, ऑब्जेक्ट का भार कम हो चुका है, वस्तु का भार ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या है, कम है, और वस्तु का भार कम है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वैसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, यहीं पर मैं बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इसका भार कितना है, 5 kg, इसका भी भार कितना है, 5 kg। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन का फोर्स, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 5 kg दोनों का भार सेम है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A2 होगा, है ना। A1 कम होगा और A2 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन कम है। तो वस्तु के भार के ऊपर और वस्तु पर लगाए गए बल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे एक मोटा व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक पतला व्यक्ति उसको धक्का लगाए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, धक्का लग पाएगा क्या, क्योंकि मास कम है ना, मास कम है। जैसे छोटी छोटी चींटियां हैं, है ना, छोटी छोटी चींटियां हैं, तो एक बड़े टुकड़े को नहीं उठा पाएगी, लेकिन बहुत सारी चींटियां हो जाएगी तो क्या कर लेगी, उसको, उस टुकड़े को उठाकर जा सकेगी, है ना, ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, वैसे ही तो ये क्या हो जाता है, F=ma न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर
acceleration of any object is directly proportional to the force applied on the object and the inversely proportional to the mass of the, ठीक है। या फिर यहां से देख सकते हैं द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, किसके, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना। द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द, है ना, इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब तीसरे पे आ जाते हैं, है ना, तीसरा थर्ड लॉ, तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम एकदम है ना, किसी भी क्रिया के क्रिया के क्रिया के विपरीत को ही पता है, ये बच्चे क्या थे, विपरीत, है ना, किंतु, है ना, क्रिया के विपरीत किंतु बराबर, बराबर प्रतिक्रिया होगी, है ना, बराबर प्रतिक्रिया होगी, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एवरी एक्शन, एक्शन, है ना, एक्शन के अपोजिट एंड इक्वल, है ना, इक्वल रिएक्शन होगी, कि आगे रिएक्शन हो रही है ना, सॉरी, आगे एक्शन हो रहा है, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। ये तीसरा लॉ कहलाता है, ठीक है। इसका सबसे एकदम सुंदर एग्जाम्पल वो पचासों बार, हजारों बार, लाखों बार आपने सुना होगा, बंदूक, बंदूक से निकलने वाली गोली, है ना, बंदूक से निकलने वाली गोली का आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा। बंदूक करेगी, इस तरीके से काम करेगी बंदूक से। जब हम गोली चलाते हैं, ठीक है, ट्रिगर हमने दबाया, है ना, ट्रिगर हमने जैसे ही दबाया तो यहाँ से जो गोली निकलेगी, जैसे ही गोली बाहर की ओर निकली, मान लिया ये बुलेट निकली, ठीक है, बुलेट जब बाहर की ओर निकलेगी तो जितना फोर्स आगे की तरफ लगा है उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, पीछे की ओर लगेगा। यदि हम बोलते हैं 50 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगा है, 50 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ भी लगेगा, ठीक है। दूसरा एक और सटीक एग्जाम्पल है इसका, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च, और एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, मिसाइल बोल दो या रॉकेट बोल दो, दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, है ना, रॉकेट, है ना। तो रॉकेट जमीन पर एक फोर्स लगाएगा, है ना, ये रॉकेट चालू होगा तो ये क्या करने लगेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, उसी से उसको लिफ्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो जितना नीचे बल लगाएगा उतना ही ऊपर जाएगा रॉकेट, है ना, उतना ही तेजी से, क्योंकि उसमें से जितनी गैसेस निकलेगी एक प्रेशर बनेगा और प्रेशर के थ्रू क्या हो जाएगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा, है ना, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा हमारा एक छोटा सा पहलवान है ना, पहलवान है, और वो क्या लगाना चाह रहा है, डिप्स लगा रहा है, वो डिप्स लगा रहा है यहाँ पर, है ना, वो यहाँ पर आराम से डिप्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो जा रहा है नीचे, है ना, वो लगा रहा है, डिप्स लगा रहा है, तो क्या है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसने जैसे ही नीचे गया, उसके बाद जैसे पुश करा, तो पुश करने पर वो जितना फोर्स लगा रहा है उतने ही फोर्स से वो ऊपर की ओर आ पाएगा। एक फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है, फोर्स से वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बंदा हमारा क्या है, दूसरा बंदा हमारा यहाँ पर लटका हुआ है ना, दूसरा बंदा हमारा यहाँ पर लटका हुआ है, ये भी वैसा ही सेम एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा बंदा हमारा यहाँ पर पोल पर लटका हुआ है, ठीक है। पहले ये खुद को ऊपर खींचता है और ग्रेविटेशनल उसको एज इट इज देती है ना। तो क्या है, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट फोर्स हमारा वापस लग रहा है, मतलब हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। यदि हम किसी गाड़ी को धकाते हैं, है ना, एक कार है ना, एक कार को हम क्या कर रहे हैं, धकाना चाह रहे हैं, है ना। अब कार तो मेरे बनने से रही, है ना, तो इस मान लेना कि ये कार है, ठीक है। और ये हमारा आ गया राजू भैया, है ना, राजू भैया हमेशा कार धकाने के लिए या फिर किसी का लगाने के लिए चाहिए, ठीक है। ये बहुत भारी कार है, इसको हम जितना आगे धका रहे हैं उतना ही ये फोर्स हमारे ऊपर भी लगा रही है। आप किसी भी चीज को धकाओ,
किसी भी चीज को धक्काओ, जैसे इस पर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा हाथ आगे की तरफ जा रहा है, प्लस ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक दीवार पर जाकर धक्का लगाना शुरू करूं, जैसे दीवार पर मैंने हाथ लगाए और उसको धक्का लगाना शुरू कर, दीवार आगे धकी नहीं रही है। क्यों नहीं धक रही है? क्योंकि जितना मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, उतना ही वो बल मेरे ऊपर भी लगा दे रही है। ठीक है, दंड बैठक लगाते हैं, दंड लगाते हैं हम नीचे, उठना बैठना करते हैं। तो आप जब नीचे गए, उसके बाद आपको उठना होता है, तो उठने के लिए आपको उतना ही फोर्स लगाना है जितना आप नीचे लगाएंगे, तभी आप उठ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब एग्जांपल हो जाते हैं जहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्क हो रहा है। ठीक है, और आप एक एक्शन हो रही है एक सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एक बॉल को हम दीवार पर फेंकते हैं, है ना? हमने एक बॉल ली और एक बॉल को थ्रो करा, कहां पर? दीवार पर, है ना? एक दीवार पर एक बॉल को थ्रो करा, तो बॉल यहां से जाएगी और वो दीवार पे टकराने के पश्चात एज इट इज वापस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वापस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्यों? वो जाके टकराई और वापस आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई? बॉल का टकरा के वापस आना। ठीक है, बॉल टकरा कर वापस आ रही, ये भी क्या है? न्यूटन लॉ है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ है। एक बॉल को हमने ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा, है ना? तो वो यहाँ से टप्पा खाने के पश्चात क्या हो गई? वापस से ऊपर की तरफ आ गई, है ना? उतनी ऊपर नहीं जाएगी, हटा दिया, लेकिन हाइट तक आएगी यदि हम लॉसेस को हटा दो तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉल का नीचे जाना और ऊपर आना, वापस से क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? न्यूटन्स लॉ हो जाता है ना? ये भी किसके अंदर आ जाता है? न्यूटन्स लॉ में आ जाता है। और ये सब अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, क्रिया के विपरीत, परंतु विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? हर एक्शन के अपोजिट में और बराबर ही रिएक्शन भी होगी। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा नियम आपने सब कुछ जान लिया। ठीक है, समझ में आई चीजें, है ना? अब आगे की तरफ हम कुछ बारे में देख, है ना, कुछ स्पेशल चीजें हैं, है ना, उनको जान लो। सबसे पहले आ जाता है क्या? भार। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? वॉल्यूम, है ना, जिसको बोलते हैं आयतन। ठीक है, चौथी चीज क्या आ जाती? घनत्व। ये सब चीजों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये हमारा हो गया वेट, ये हो गया मास, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, और डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं किस चीज को? हम समझ लेते हैं डेंसिटी, है ना? सबसे पहले डेंसिटी क्या आते हैं, तो डेंसिटी समझ, है ना? डेंसिटी को सीधे सीधे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन पर यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया। इतना बड़ा ही एरिया हम लेते हैं, है ना? इतना बड़ा ही हम एरिया, बराबर बराबर मानना इनको, है ना? मेरे हाथ में तो मेजरमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बराबर। अब देखो, ये चार ऑब्जेक्ट है ना? चार ऑब्जेक्ट है और ये चारों अलग अलग है। ठीक है, इसमें पहला ऑब्जेक्ट जो है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत पास पास में, एकदम पास में जुड़े हुए। ठीक है, मतलब इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1000 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या है? थोड़े से दूर 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 है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 500 मॉलिक्यूल। और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल थोड़ी और ज्यादा दूर, ठीक है, इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो 10 ही मॉलिक्यूल है पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबका एरिया बराबर ही है ना? हम बात करें वन 1 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, एक स्क्वायर फीट में। तो देखो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल एरिया में किसके हैं? इसके है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल एरिया में इस, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा क्या होगा? डेंस होगा, ज्यादा घना होगा, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल लिख ले, एकांक क्षेत्रफल में मौजूद, एकांक क्षेत्रफल
में मौजूद कणों की संख्या एकांक, है ना, एकांक क्षेत्रफल में मौजूद कणों की संख्या क्या हो जाती है, घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक घनत्व किसका है, इसका, है ना, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा तो है लेकिन इसकी तुलना में कम है। ठीक है, इसका घनत्व भी ज्यादा है और सबसे कम घनत्व क्या है, सबसे कम घनत्व इसका है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल संख्या में बहुत कम आते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, आयरन हो गया, है ना, इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, आयरन हो गया। इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, वुड, ये एक लकड़ी हो गया। और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, एयर, है ना, वायु का घनत्व कम होता है। ठीक है, लोहे का घनत्व क्या है, ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे कम है। ठीक है, लकड़ी का उससे भी कम है और एयर का तो घनत्व सबसे कम है ना, डेंसिटी उससे कम है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं, अब हम दूसरा समझ लेते हैं क्या, है ना, मास, मास की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब हम बात कर लेते हैं मास की। अब क्या है, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, है ना, तो वहां पे तो कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल, है ना, टोटल, है ना, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ मात्रा को क्या कहेंगे, इसका द्रव्यमान कहेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान कहा जाएगा। द्रव्य का मान, कितना ज्यादा द्रव्य उसके अंदर भरा हुआ है ना, कितना ज्यादा द्रव्य उसके अंदर भरा हुआ है, यही क्या कहा जाएगा, हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाएगा। जैसे जैसे हम ये ले लेते हैं, है ना, तो सर्कल है हमारे बराबर है, तीनों सर्कल लगभग मान के चलो बराबर ही है ना, तीनों क्या है, बराबर है, छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमने क्या भर दिया, इसके अंदर भर दिया हमने पानी, इसके अंदर हमने भर दिया पानी, के अंदर हमने भर दिया तेल, और इसके अंदर भर दी हमने हवा, है ना, पानी, तेल और हवा, तीनों को हमने भर दिया। अब तीनों को हमने देखो, दोनों सबका आकार बराबर है, सबका आकार बराबर है। अब हमने सबको तोला, है ना, सबको तोला, तो क्या भारी निकलेगा, सबसे भारी पानी रहेगा, पानी सबसे भारी रहेगा, है ना, पानी सबसे भारी। तेल, तेल भी क्या होगा, ये भी उससे कम भारी रहेगा, भारी रहेगा, है ना। और हवा क्या रहेगी, हल्की, क्योंकि इसमें पदार्थ की मात्रा कम है ना, इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, पदार्थ की मात्रा क्या है, इससे थोड़ी सी कम है, और इसमें पदार्थ की मात्रा तो बहुत ही कम है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, और इसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो है ना, द्रव्यमान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा द्रव्य का मान होगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा द्रव्य का मान होगा, द्रव्यमान भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने हैं, 500 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने 100 और यहाँ 10 है, तो 1000 मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, द्रव्य का मान, है ना, या फिर मास ज्यादा है यहाँ पर, है ना, ज्यादा पार्टिकल से, इट मीन यहाँ पर क्या है, मास ज्यादा है, यहाँ मास कम है, यहाँ और कम है, यहाँ वैसे ही यहाँ पर तीनों चीजें ले ली हमने, तीनों फ्लूइड ले रखे हैं हमने, तीनों बहने वाली चीजें हैं, पानी बहता है, तेल बहता है, हवा बहती है। ठीक है, तो पानी भारी है, ठीक है, तेल उससे हल्का है और हवा उससे भी हल्की है, मतलब यहाँ पर क्या है, पार्टिकल भी कम है। यदि हम यहाँ पर बोले 1000 पार्टिकल पानी के हैं, तो यहाँ पर 800 पार्टिकल किसके हो जाएंगे, तेल के हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें तो पार्टिकल इसी एरिया में, एरिया सबका सेम है, इसी एरिया में जो हवा के पार्टिकल है वो कितने हो जाएंगे, 50 ही होंगे, से कम। ठीक है, तो ये क्या है, मास भी कम हो गया। जैसे सिंपल सी बात करें, है ना, दो टुकड़े हैं, है ना, दो टुकड़े हम यहाँ पर बात कर ले, ये पहला टुकड़ा हो गया, ये आयरन का, दूसरा टुकड़ा हो गया क्या, वुड का। ठीक है, दोनों टुकड़े का आकार क्या है, बराबर है ना, दोनों टुकड़े का आकार क्या है,
बराबर है, दोनों एक ही जैसे स्फीयर शेप के दे रहे हैं, लेकिन दोनों का भार अलग अलग है। इसका भार क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है, इसके अंदर पार्टिकल कम है। इसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे, है ना, कम है, इसलिए उसका कम हो जाएगा, भले ही शेप कितना भी बड़ा हो। यदि हमको, यदि हम क्या लें, है ना, हम यदि दोनों का आकार अलग अलग ले लें तो थोड़ी सी बदल जाएगी, है ना, वो दूसरे सेक्शन में समझ में आएगा आपको, वॉल्यूम में आपको समझ में आएगा, दोनों अलग से समझ। ये देखो दोनों का आकार बराबर है, तो इसमें क्या होगा, आयरन ज्यादा भारी होगा, किसके कंपैरिजन में, वुड के कंपैरिजन में, लकड़ी के कंपैरिजन में आयरन का पीस ज्यादा भारी होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज आ जाती है क्या, आयतन, या फिर हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं, है ना, वॉल्यूम क्या होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, है ना, एक ही पेज पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर ही वॉल्यूम, है ना, आयतन वाले तो एकदम यही समझ जाते हैं, है ना, आयतन, आय मतलब उसमें आने वाला, तन मतलब शरीर, शरीर में जितना आ सकता है वो क्या कहलाएगा, आयतन क्या। ठीक है, जितना पदार्थ की मात्रा किसी वस्तु में मौजूद होती है या फिर उसके अंदर आ सकती है, किसी वस्तु में आने वाले पदार्थ की मात्रा जितनी ग्रहण कर सकता है, जितनी ज्यादा वो रख सकता है। यदि हम बोलते हैं कि ये एक 1 किलो का 1 kg क्या है, आयरन है, और हम बोलते हैं 1 किलो का ही गोला ले लो भैया, 1 किलो का ही गोला ले लो, ये भी क्या है, 1 kg ही है। ये किसका गोला है, ये जो गोला है वुड का है, वुड का गोला बड़ा है, मतलब आयतन किसका ज्यादा है, वुड का आयतन ज्यादा है। देखो, है ना, समझ में आ रहा है कि बॉडी में कितनी चीजें आ सकती है, वॉल्यूम मतलब कितना सब्सटेंस उसके अंदर आ सकता है ना, वो कितने सब्सटेंस को ऑक्यूपाई कर सकता है या फिर अपने अंदर कितना सब्सटेंस ला सकता है, उसको क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 किलो का आयरन का पीस छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पीस कैसा है, बड़ा दिखाई दे रहा है ना, मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक बॉटल लेकर आते हैं, ये बॉटल ले ली हम, ये बॉटल, मैंने बोला कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ना, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो हम बोलते हैं इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। हमारी बॉटल में कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर पानी आ सकता है। मैं बोलता हूँ इसके अंदर 2 लीटर भर के लाओ, तो क्या 2 लीटर पानी आएगा इसमें, 2 लीटर पानी नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी बॉडी में आ ही उतना सकता है, इसकी बॉडी में आ ही उतना सकता है। यदि मैं बोलता हूँ कि आप एक बार में कितना पानी पी, तो आप बोलेंगे सर लगभग आधी बॉटल पी लेंगे, इसके इससे ज्यादा पियेंगे तो एकदम पेट वेट दुखने लगेगा। तो आपकी कैपेसिटी मतलब आपके स्टमक की कैपेसिटी, आधी बॉटल मतलब आधा लीटर, 500 ml आपकी बॉडी में एक बार में जा सकता है। फिर थोड़ी देर रुक के फिर आप वापस 500 ml पी सकते, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में आगे की तरफ चले जाएगा पानी, डिजोल्व हो जाएगा, बाकी सब स्वेटिंग निकल जाएगी, है ना, पसीना निकल जाएगा, फिर प्यास लगेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, ये आपकी कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी ऑफ दी, कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अ बॉडी, है ना, कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अ बॉडी, है ना, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मतलब धारिता, वस्तु के धारण करने की, वस्तु, वस्तु के पदार्थ को धारण करने की क्षमता, धारण करने क्षमता, वस्तु को पदार्थ के धारण करने की क्षमता। जैसे ये वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये कितने पदार्थ को धारण कर सकती है, 1 लीटर पानी को धारण कर सकती है। ये बड़ा कैंपर ले आता हूँ, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कैंपर ले आता हूँ, तो आप बोलते हैं सर इसमें 10 लीटर आ जाएगा, तो 10 लीटर से ज्यादा चीज आ सकती है क्या उसके अंदर, कुछ भी नहीं आ सकता है, 10 लीटर से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, तो उसके धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस उसके अंदर आ सकता है, उसे ही क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, है ना, जितना सब्सटेंस उसमें आ सकता है उसी को वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी तो इधर समझ ली हमने। ठीक है, फिर वॉल्यूम जो था हमने यहाँ समझा, वॉल्यूम के लिए एरो ले जाते, वॉल्यूम हम, ये रहा। अब वेट में आ जाओ, वेट, वेट को समझ लो, भार, है ना, भार को समझ लेते हैं हम, यहाँ पर भार को अलग ही कर ले, है ना, वेट क्या हो जाता है, भार। ठीक है, अब देखो, देखो पहले तो मास,
मास पे डिपेंड करेगा। जैसे आयरन है, आयरन कितना है 1 kg। फिर हमने वुड ले लिया, वुड का बड़ा गोला आएगा 1 kg का, 1 kg का बड़ा गोला आएगा वुड, ये था आयरन। दोनों का क्या होगा, अब आप बोलेंगे सर 1 kg आपने पहले ही लिख दिया, मतलब दोनों का भार बराबर है ना? तो हाँ भार बराबर है। भार कब किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो ग्रेविटेशन उसको खींचेगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण जो उसे अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को जितनी इंटेंसिटी से खींचता है, जितनी तीव्रता से खींचता है, वही उस वस्तु का भार कहलाएगा, है ना। और भार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। भार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, भार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर, कि उसका मास कितना है। दूसरा किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कितनी तेजी से नीचे खींच रहा है। जैसे पृथ्वी पे बात करेंगे तो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो वस्तु तेजी से नीचे की ओर खिंचाएगी, है ना। लेकिन हम मून पर चले जाए तो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए वस्तु धीमे धीमे नीचे जाएगी, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। लेकिन मास कम हुआ क्या, नहीं। आप 1 लीटर पानी लेके गए, 1 लीटर पानी आपने पृथ्वी पर देखा कि हाँ इतना भारी है। अब आप इसी 1 लीटर पानी को मून पर ले गए, तो आप बोलेंगे ये तो हल्का लग रहा है, मतलब पानी कम हो गया क्या, नहीं, पानी तो कम नहीं हुआ ना। या फिर 1 किलो का बाट आपने यहाँ पर लिया, है ना, और आपने हाथ में रखा कि हाँ ये तो भारी लग रहा है। अब इस 1 किलो के बाट को मून पे ले गए और मून पे वापस तोलने लगे, तो आप बोलेंगे क्या है, ये क्या हल्का लग रहा है, तो क्या इसमें से मास कम हो गया, थोड़ा सा वहीं रह गया क्या पृथ्वी पे, या फिर नीचे वहां तक लाते लाते खर्च हो गया थोड़ा सा, या फिर घिस गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वेट कम हो गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कम खींच रहा है। मेन मुद्दा किस चीज का है कि किसी भी वस्तु के पदार्थ को, किसी भी वस्तु के पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण बल जितनी तीव्रता से अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल जितनी तीव्रता से अपनी ओर खींचता है, वही वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। W इज इक्वल टू, W मतलब वेट इज इक्वल टू M इंटू जी, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, ये आ जाता है गुरुत्व, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होगा। एम तो आपको पता है मास है ना, डब्ल्यू क्या है, वेट है ना। तो किसी वस्तु को, है ना, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन वाइज लिख लो, किसी वस्तु को पृथ्वी जितनी तीव्रता से अपनी ओर खींचती है, किसी वस्तु को जब पृथ्वी जितनी तीव्रता से अपनी केंद्र की ओर खींचती है ना, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। डब्ल्यू इज एम इंटू मास के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मैंने क्या करा, एक 5 किलो का एक पत्थर लिया और उसको नीचे फेंका, तो 5 किलो का पत्थर आपको क्या लगेगा, है ना, तेजी से नीचे जाएगा। 5 किलो का पत्थर तेजी से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से नीचे की, ठीक है। दूसरी बात करें, एक 1 किलो का पत्थर होगा, 1 किलो को पत्थर नीचे फेंका, तो आपने बोला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो थोड़ा धीमा नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि गुरुत्व बल उसका थोड़ा क्या है ना, 1 किलो के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ही लग रहा है। लेकिन मास, यहाँ पर मास चेंज हो गया, मास चेंज हो गया तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना। यहाँ 1 किलो और 5 किलो में अंतर है ना। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, और 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका वेट पता चल रहा है ना अब, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन में, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन में आपको पता चल जाएगी वैल्यू। ठीक है, किलोग्राम में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू कट जाएगी, और फिर एट लास्ट आपके पास बोलेगा किलोग्राम वेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है वेट हो जाता है, या फिर ये भार हो जाता है। ठीक है, चलो, ये कौन कौन सी चीजें देखी, है ना, सबको एक बार देखो। यहाँ पर क्या है, आयतन, ठीक है, ये रहा आयतन। आयतन वाला सेक्शन हमने कहाँ कवर कर लिया, यहाँ पर कवर कर लिया। आयतन वाले सेक्शन को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। दूसरी चीज की बात करें, है ना, दूसरी चीज की बात करें तो हमने, ठीक, तो हमने जो डेंसिटी है, डेंसिटी को कवर करा यहाँ पर, ये रही डेंसिटी वाला सेक्शन हमारा यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा हम यदि बात करें मास वाला, द्रव्यमान वाला, यहाँ पर बीच में हमारा कवर हो गया, है ना, मास वाला, द्रव्यमान वाला हमारा यहाँ से, ये मास वाला, ठीक है। सभी चीजों को सेपरेट सेपरेट करके देख लो, है ना। चले आज के लिए, चलो, आज हमने देखा न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया क्या, वेट, मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमने देख लिया भार,
देखा भार, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व, वेट, मास, डेंसिटी को भी हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम देखने वाले हैं इम्पल्स, है ना, इनर्शिया। सर इनर्शिया तो हो गया, इम्पल्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क एनर्जी पावर को हम देखेंगे, इसके अलावा कुछ और चीजें बचेगी तो देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए विनायक एजुकेशन साथ में। नमस्कार।